आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। रांची के नगरी में रिम्स 2 की जमीन पर छिड़ा महासंग्राम, ग्रामीणों ने ठोका पुश्तैनी दावा। गोवा में चमकी रामगढ़ की बेटी, नेशनल एथलेटिक्स में जीता सिल्वर मेडल। नीट पेपर लीक, धनबाद में युवा कांग्रेस का हुंकार, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकला युवा आक्रोश मार्च। साहिबगंज में ड्रग्स पर पुलिस का शिकंजा, एमडीएमए के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। देवघर में उर्वरक बिक्री होगी हाईटेक, भारत सरकार की पायलट परियोजना का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। रांची के नगरी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन एक बार फिर विवादों में घिर गई है। 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन पर रैयतों ने अपना दावा ठोक दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार जबरन उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प रही है। दरअसल नगरी मौजा में करीब 23 एकड़ जमीन पर रिम्स 2 बनाने की योजना है। सरकार का दावा है कि ये जमीन गैर मजरूआ खास है, लेकिन स्थानीय रैयतों का कहना है कि ये जमीन 1950 से उनके पूर्वजों के नाम पर है। सीएनटी एक्ट का हवाला देकर ग्रामीण जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग की लड़ाई 57-58 का बात चल रही है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि क्या 57-58 के बाद सरकार उस समय एग्रीकल्चर ली थी बीज उत्पादन के लिए, तो सरकार बीज उत्पादन तो हम लोग एग्रीकल्चर से मांगे राइट के तहत कागज़, तो वो बोला कि हम इसको नहीं अधिकृत किए हैं। तो हम लोग उसमें 57-58 से ई तक 2012 तक खेती के 25-24 तक खेती करते आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे ये नगरी के हैं हम लोग, और नगरी के साथ साथ ही इस नगरी में जो रिम्स 2 बन रहा है, सरकार करीब अब तो लगता है कि बड़ी ज़ोर शोर से पूरा फोर्स लगा करके वहाँ पे काम कर रही है। उसी को तैयारी आंदोलन का तैयारी को लेकर के हम लोग ये करमटोली के धुमकुड़िया में बहुत सारे संगठन, जो पिछले बार जो संगठन हम लोग के साथ में थे, और वो सारे संगठन और हम लोग मिल करके आज यहाँ पर एक तैयारी को लेकर के ही हम लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक सारा रामगढ़ की दीपिका दास रॉय ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। गोवा में आयोजित नेशनल विमेंस मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने हैमर थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। इससे पहले नवंबर 2025 में जमशेदपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी दीपिका 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। उनकी इस उपलब्धि से रामगढ़ में खुशी का माहौल है और उनका जोरदार स्वागत किया गया। दीपिका का लक्ष्य अब एशियाई स्तर की प्रतियोगिता में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। साथ ही उन्होंने जिले में थ्रो ग्राउंड की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। नेशनल मास्टर एथलेटिक्स में सिल्वर मिला, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और झारखंड में प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स में भी आपने? हाँ, वो रामगढ़ का रिप्रेजेंट किए थे, वहाँ पर हमको गोल्ड मिला था, सिल्वर भी मिला था। अच्छा, और आगे आप क्या माने खेलना चाह रही हैं या? हाँ, इसके बाद हम लोगों का एशिया होने वाला है, तो वहाँ खेलना चाहते हैं और वहाँ पर गोल्ड लाने का पूरा तैयारी चल रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस जारी है? हाँ सर। प्रैक्टिस कहाँ करने जाते हैं आप? हम घाटों करने जाते हैं प्रैक्टिस। चला। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धनबाद में बड़ा युवा आक्रोश मार्च निकाला। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में यह मार्च IIT-ISM के मुख्य द्वार से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा। मार्च में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई गई। नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
उदयभान ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस तरह का आक्रोश मार्च था, क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार केंद्र में बैठी हुई गूंगी सरकार, बहरी सरकार, उनको हमारा ये संदेश है कि छात्र के भविष्य के साथ में खिलवाड़ वो ना करे। छात्र इतने मेहनत से पढ़ते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और मालूम चलता है कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद में पेपर लीक हो गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक माँ बाप का एक उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, लेकिन यह मामला ये है कि बच्चा पढ़ लिख करके बनने से पहले ही उसके मामले पर अंकुश लगा दिया जाता है। गार्जियन इससे डिप्रेशन में गार्जियन भी आ जाते हैं कि वो लोग अपने बच्चे को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने घर तक के सामान को गिरवी रख देते हैं। कोई खेत को बंधक रख देता है, कोई सोना चांदी को बंधक रख देता है। और इस महंगाई के दौर में भी अपने पेट काट करके किसान जो है, मजदूर जो है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। और पढ़ाने के बाद में भी ऐसा मामला पूरे देश के अंदर में आ रहा है कि जिससे बच्चे जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर एक प्रदर्शन था और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे। कहाँ के लोग पहुँचे थे यहाँ पर? पूरे प्रदेश से आए थे। हम लोग संथाल परगना से हैं, दुमका से हैं, कुछ धनबाद से लोकल भी हैं, हजारीबाग से हैं, गुमला से हैं, खुट्टी से हैं। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.7 ग्राम MDM ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर फुलवरिया पटाल बगीचा में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान फखरुद्दीन शेख उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुआ। पूछताछ में सलमान शेख की संलिप्तता सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 7/6/2026 को पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि फुलवरिया पटाल बगीचा के पास कुछ व्यक्तियों के द्वारा नशीले पदार्थ का खरीद बिक्री किया गया। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया। छापामारी दल के द्वारा वहां खदेड़कर एक युवक को पकड़ा गया, जिसका नाम फखरुद्दीन शेख उर्फ मिंटू। उनकी विधिवत तलाशी ली गई। उनके पास से लगभग 13.7 ग्राम MDM जैसा पदार्थ बरामद हुआ। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उनके सहयोगी सलमान शेख को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में राजमहल थाना कांड संख्या 181-26 NDPS के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया। आज गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को देवघर जिले को भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। उर्वरक बिक्री और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र की महत्वाकांक्षी पायलट परियोजना के लिए जिले का चयन किया है। इस परियोजना से उर्वरक वितरण और बिक्री व्यवस्था को और अधिक मजबूत, पारदर्शी तथा डिजिटल बनाया जाएगा। किसानों के द्वारा जो खाद का जो उपयोग किया जाता है, इस संदर्भ में 2 जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है। देवघर उसमें से एक है। तो आज जिला स्तरीय ट्रेनिंग हो रही है और सभी जो ब्लॉक लेवल अधिकारी हैं और ATM BTM है वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर कृषक मित्र हैं और सभी किसानों को ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पर देंगे। तो आज उसी ट्रेनिंग के दौरान सभी जो यहाँ पर रिटेलर्स आए थे और जो ब्लॉक स्तरीय ऑफिसर्स आए थे, DO थी, तो सभी के साथ एक बैठक हुई, एक वर्कशॉप हुआ। उसमें जो किसानों को सही मात्रा में खाद का उपयोग
पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाने का जो मेन जो इसका पर्पस है उस झारखंड में 20 जून से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। टाउन हॉल में BLO और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित कर उन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। ADM लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद ने बताया कि पहले चरण में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके बाद BLO घर घर जाकर मतदाताओं को सत्यापन करेंगे। इस दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित कर उनका संग्रहण भी किया जाएगा। जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड वर्तमान सूची में मैप नहीं हो पाया है, उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर पुनः जोड़ा जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। पे बैठक हुआ है, क्या-क्या गाइडलाइंस दिए? ये प्री SIR एक्टिविटी है। SIR में किस तरह से काम करना है इसके रिगार्डिंग एक्चुअली हम लोगों ने जो BLO सुपरवाइज़र हैं उनके साथ मीटिंग किया था। उनका क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से काम करना है, एक ओवर ट्रेनिंग जैसा ये काम था। और उनका जो समस्या है फील्ड में किस तरह का परेशानी आ रहा है, ये हम लोगों से बात किए हैं और जितना जल्दी हो उसका निराकरण करके कर देंगे, ताकि जो SIR 20 तारीख से शुरू होना है वो स्मूथली हम लोग का हो जाए। कब से ये डोर टू डोर कार्यक्रम? 20 तारीख से होना है, डोर टू डोर जाएंगे। और इसमें कुछ जो पदाधिकारी जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, उस तरह की बात है? पदाधिकारी तो मोर और लेस सभी सहयोग कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये एक तरह से उनका ट्रेनिंग ही है कि BLO सुपरवाइज़र जो SIR का महत्व है उनको बताया गया है। इसमें किसी तरह के ढिलाई का कोई गुंजाइश नहीं है, सबको करना है। नहीं तो फिर जो कार्रवाई इलेक्शन में ढिलाई के लिए जो कुमारडूबी रेलवे स्टेशन के समीप हुई चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड में चिरकुंडा पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित मुन्नी देवी के घर की कुर्की की। न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट अंकित परासर की मौजूदगी में घर से विभिन्न घरेलू सामान जब्त किए गए। करीब 1 वर्ष पहले रामनवमी के दिन कुंदन रवानी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मुन्नी देवी और उसके परिवार के सदस्य फरार हैं। पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फरार आरोपियों में मुन्नी देवी की पुत्रियां रंजनी कुमारी और संजना कुमारी भी शामिल है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुंडा थाना कांड संख्या 114-25, जैसा कि आप लोग सभी को ज्ञात हो कि पिछले वर्ष ही रामनवमी के समय एक सेंसेशनल मर्डर हुआ था स्टेशन मंदिर के परिसर के आसपास। उसी में ये 3 एक्यूज हैं। एक्यूज तो 5 थे, उसमें बाकी लोग सरेंडर किए हैं, बट मुनिया देवी एंड उसकी 2 बेटी जो अभी तक माननीय न्यायालय से सारा प्रोसेस निकलने के बाद भी अभी तक ना तो माननीय न्यायालय में सरेंडर किए हैं और ना ही थाना में उपस्थित हुए हैं। कितने बार इश्तिहार दिया गया? हमको लगता है 2-3 बार इश्तिहार का तमिला हुआ, जो इनके गेट पे चस्पा भी किया हुआ है। और चूंकि इनका घर बंद था, इसलिए हम लोग SDO साहब से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में इसके घर में जो भी चल संपत्ति है उसको कुर्क करेंगे, ताकि ये माननीय न्यायालय में दबाव में आकर के अपना उपस्थित हो सके। क्या नाम है केस में? इस केस में इनका एक मुनिया देवी हैं, उनकी 2 बेटी हैं और इनके 2 बेटे हैं। 2 और थे, वो लोग जेल चले गए थे। 2 लड़के इनके सरेंडर किए हैं हाल में, और ये मुनिया देवी और इनकी 2 बेटी अभी भी फिरार चल रही है। मुन्नी देवी हैं तो वो मर्डर केस में अभियुक्त हैं, तो उन्हीं के लिए ये कुर्की जब्ती का हमको मजिस्ट्रेट डेपुटेशन किया गया है SDM सर के द्वारा, उसी की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रांची में पिठौरिया थाना क्षेत्र में हुए फिरोज अंसारी फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शोएब अंसारी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मुख्य आरोपी अफसर अंसारी को घटना के बाद फरार होने में मदद करने के साथ साथ उसने घटना में इस्तेमाल पिस्तौल को भी छिपा कर रखा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के एक मामले में गवाह रहे फिरोज अंसारी को रास्ते से हटाने की नीयत से उन पर गोली चलाई गई थी। पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। देखिए, दिनांक 2 जून 2026 को पिठौरिया थाना अंतर्गत एक गांव है कूप दोरो, वहां पर एक व्यक्ति फिरोज अंसारी, उनकी पीठ पर गोली मारी गई थी
और चूंकि घटना काफ़ी गंभीर थी तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें DSP हेडक्वार्टर 1 हिम्मत कुमार पांडे, थाना प्रभारी पिठौरिया सभी लोग शामिल थे। जब इस टीम के द्वारा जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी तकनीकी और भौतिक साक्ष्य हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया, उसके उपरांत हम लोग को 2 व्यक्तियों के नाम आए। उसमें सबसे पहला व्यक्ति था शोएब अंसारी उर्फ नुनवा अंसारी और दूसरे व्यक्ति का नाम है अफसर अंसारी। और इसी आलोक में जो SIT की टीम थी उसके द्वारा जगह जगह पर रेड मारा जा रहा था। और जब इस टीम के द्वारा रेड मारा जा रहा था तो सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम नुनवा अंसारी है उसे हिरासत में लिया गया था। और जैसे ही जो अफसर अंसारी है उसको इस बात की जानकारी मिली कि नुनवा अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उसने जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया अफसर अंसारी ने। और उसी आलोक में हम लोगों ने उसे पुलिस रिमांड पे लिया, तकरीबन 3 दिन की पुलिस रिमांड को। और जब इन दोनों लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, पूछताछ करने के उपरांत हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि रीज़न क्या था कि क्यों मारा गया। तो उसमें सबसे पहले इसके द्वारा बताया गया कि 2022 में एक कांड दर्ज हुआ था 169/22। उसमें जो फिरोज अंसारी हैं, फिरोज अंसारी का एक भतीजा था, उसको गोली मारी गई थी अफसर अंसारी के द्वारा। तो उसी केस में अफसर अंसारी और उसके पिता जिनका नाम है इदुल अंसारी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और हाल ही में अफसर अंसारी जेल से बाहर निकला था और उसे पता था कि उसके जो पिताजी हैं वो जेल में बंद है। तो ये इसी आलोक में फिरोज अंसारी के पास में जाता है और फिरोज अंसारी को बोलता है कि आपकी जो गवाही है 169/22 केस में, उस गवाही को मत दीजिए और केस को किसी तरह से मैनेज कर लीजिए, अन्यथा आप लोग के साथ सही नहीं होगा। तो इसी आलोक में जब फिरोज अंसारी है जब इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं तो अफसर अंसारी और जो उसके साथ में जो व्यक्ति आया था नुनवा अंसारी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।